हेलो स्टूडेंट्स। तो वर्क एनर्जी एंड पावर इस चैप्टर से हम प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। डिफिकल्टी लेवल धीरे धीरे हम इंक्रीज करेंगे। वापस जाएंगे सर्कुलर मोशन में, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में। अभी उसमें भी हमको बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं। तो वर्क एनर्जी एंड पावर इस चैप्टर से ये पहला क्वेश्चन, अ मैन पुशेस अ वॉल एंड फेल्स टू डिस्प्लेस इट, ही डज नेगेटिव वर्क, पॉजिटिव बट मैक्सिमम, नो वर्क, मैक्सिमम वर्क। तो मैं आपको याद दिलाता हूँ, वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स का फॉर्मूला क्या है? वो है एफ डॉट डी, मतलब डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। इसको ओपन करें तो क्या होगा? एफ डी कॉस थीटा। ये फॉर्मूला कब यूज करना चाहिए? जब फोर्स कांस्टेंट हो। तो वर्क डन के होने के लिए क्या क्या होना चाहिए? फोर्स होना चाहिए, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, और थीटा 90 नहीं होना चाहिए। फोर्स हो, डिस्प्लेसमेंट हो, और इन दोनों वेक्टर्स के बीच एंगल 90 के अलावा कुछ होना चाहिए। तो यहां पर जैसे बोला है, पुशेस अ वॉल मतलब फोर्स तो है, एंड फेल्स टू डिस्प्लेस मतलब डिस्प्लेसमेंट जीरो होने की वजह से वर्क डन जीरो होगा, तो नो वर्क एट ऑल। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, यू लेफ्ट अ हेवी बुक फ्रॉम द फ्लोर ऑफ द रूम एंड कीप इट in the bookshelf having a height of 2 meter. In this process you take 5 seconds. The work done by you will depend upon. तो पहले वर्क डन निकालते हैं, कितना होगा? यू लिफ्ट अ हैवी बुक फ्रॉम द फ्लोर, मान लो उसका मास है m, उस बुक का, और उस बुक को किस हाइट तक रेज किया है? ग्राउंड से। ग्राउंड पर वो रखी हुई है, और उसे 2 मीटर की हाइट तक डिस्प्लेस किया है, यहां उसको लेकर आए हैं, है ना? तो ऊपर कितना फोर्स लगाया गया होगा? यदि इस बुक का मास है m, तो ऊपर फोर्स लगाया होगा mg, लिफ्टिंग फोर्स। और इस बुक पर नीचे एक्ट कर रहा होगा इस बुक का वेट, और उसको यदि h हाइट तक डिस्प्लेस किया है, तो बाय द लिफ्टिंग फोर्स वर्क डन कितना होगा? mgh। वर्क डन विल बी mgh। ये केस कौन सा है? कांस्टेंट फोर्स वाला केस है। m मास की बुक है, तो नीचे कितना फोर्स लग रहा है? mg। और उसे अनएक्सेलरेटेड यदि लेकर गए हैं, तो ऊपर भी कितना फोर्स लगाया होगा? mg। ये वर्क डन है बाय द लिफ्टिंग फोर्स। और वर्क डन बाय द ग्रेविटी यदि आप निकालोगे तो कैसे आएगा? फोर्स mg, डिस्प्लेसमेंट h, और इन दोनों वेक्टर्स के बीच एंगल कितना होगा? 180, और cos 180 होता है -1, और इसलिए वर्क डन हो जाएगा माइनस mgh। तो वर्क डन बाय द ग्रेविटी इज माइनस mgh, एंड वर्क डन बाय द लिफ्टिंग फोर्स इज mgh। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं? डिपेंड्स अपॉन, ये वर्क डन किस किस पर डिपेंड कर रहा है? तो आप देख रहे हैं कि वर्क डन बाय द लिफ्टिंग फोर्स मास पर डिपेंड करता है, जी पर और एच पर। तो मास ऑफ बुक एंड टाइम टेकन, तो टाइम पर तो डिपेंड नहीं करता, ये ऑप्शन रॉन्ग होगा। वेट ऑफ द बुक एंड हाइट ऑफ द बुक शेल्फ, तो ये बात सही है। mg जो है वो है वेट, और h है हाइट ऑफ द बुक शेल्फ, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो ये भी इनकरेक्ट होना चाहिए, क्योंकि इसमें भी टाइम आया हुआ है। मास ऑफ द बुक, हाइट ऑफ द बुक शेल्फ एंड टाइम टेकन, यानी ये भी रॉन्ग है। ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। तो अब याद क्या रखना है कि वर्क डन बाय द कांस्टेंट फोर्सेस एफ डॉट डी, या एफ डी कॉस थीटा। आगे, a body moves a distance of 10 meter along a straight line under the action of a force of 5 newton. If work done is 25 joules, the angle which the force makes with the direction of motion of the body is. तो फोर्स लगाया हुआ है 5 न्यूटन का, और 10 मीटर हो गया उसका डिस्प्लेसमेंट, और वर्क डन है 25 जूल। हमसे पूछा है एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, तो ज्यादा सोचेंगे नहीं, ये फॉर्मूला लगा देंगे। वर्क डन इज एफ डी कॉस थीटा। वर्क डन कितना दिया हुआ है? 25 जूल। फोर्स इज गिवन टू बी 5, डिस्प्लेसमेंट इज 10, हमको निकालना है कॉस थीटा। तो ये 50, यह है 25, यानी कॉस थीटा इज हाफ। क्लियरली थीटा इज 60 डिग्री। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, if force F 5i plus 6j minus 4k acting on a body produces a displacement S equals to 6i plus 5k, work done by the force S। तो ये फोर्स दिया हुआ है 3 डायमेंशनल, और ये है डिस्प्लेसमेंट 2 डायमेंशन में।
हमको वर्क डन के इस डेफिनेशन पर जाना पड़ेगा, फोर्स वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो डॉट प्रोडक्ट में वेक्टर जब आप पढ़ रहे थे तब आपने पढ़ा हुआ है, क्या करते हैं, आई के कोएफिशिएंट्स का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना आया वो 30, ये 6 है, ये 5 है, फिर ये k है, ध्यान देंगे ये 5, ये वाला कोएफिशिएंट हमको लेना पड़ेगा -20, दिस गिव्स 10 यूनिट्स। तो गलती कहाँ हो सकती है, यदि हम i j k यानी यूनिट वेक्टर्स पर ध्यान नहीं देंगे। j का यहाँ तो है कोएफिशिएंट 6, इसमें वो एब्सेंट है तो वो तो 0 हो जाएगा। जब आप 6 और इस 5 का मल्टीप्लाई करते हैं तो x डायरेक्शन का वर्क डन आता है, मतलब fx 6 इंटू इधर से 0 लेंगे तो y डायरेक्शन में वर्क डन 0 और z डायरेक्शन में -20 होगा। नेट वर्क डन ये है +30 -20 यानी 10 यूनिट्स। ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो बहुत ही आसान। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से उसी तरह का क्वेश्चन है, फोर्स की इक्वेशन दी हुई है, डिस्प्लेसमेंट भी दिया हुआ है in its own direction. If the work done is 6 joule, the value of C is, तो वर्क डन है 6 जूल, हमको क्या करना होता है, हमको करना होगा F डॉट एस, तब I के कोएफिशिएंट्स का मल्टीप्लिकेशन, ये -4 वो 3 यानी -12, फिर ये 2 ये C यानी +2C, C की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है, 3 इंटू 2 इज 6, इसको सॉल्व करना है हमको। तो कैसे, -12 + 6, -6 इधर आने पर ये 12 हुआ, 12 equals to 2C and C comes out to be 6, and so option C is correct. Next question, a body of mass 5 kg is placed at origin and can move only on the x axis. केवल x axis में वो मूव कर सकती है। फोर्स लगाया 10 न्यूटन का in a direction making an angle of 60 degree with x axis and displaces it along the x axis by 4 meter. ये x की डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट दे रखा है और ये फोर्स दे रखा है, और वो सिर्फ कहाँ मूव कर सकती है, एक्स एक्सिस में। तो डिस्प्लेसमेंट लेंगे 4, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 60, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज 10 न्यूटन, वर्क डन बाय दिस फोर्स। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन, W इक्वल्स टू एफ डी कॉस थीटा, ऐसा सोचें और वैल्यू सब्सटीट्यूट कर लें बस। फोर्स कितना है 10 न्यूटन का, डिस्प्लेसमेंट है 4, और कॉस थीटा में थीटा कितना दिया हुआ है 60 डिग्री, कॉस 60 इज हाफ यानी आ गया 20, और एसआई यूनिट्स में हम काम कर रहे हैं यानी 20 जूल, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एफ दिया है, एस दिया है, वर्क डन पूछा है, तो 6 इंटू 5 30, फिर जे में आ जाएगा -20, यहाँ के का कोएफिशिएंट 3 है, इधर तो ये है ही नहीं, तो बस यही आंसर है, कितना हो गया ये 10 जूल के बराबर, ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो बहुत आसान क्वेश्चंस होते हैं। अभी हम वर्क डन के ऊपर क्वेश्चंस कर रहे हैं। फोर्स दिया हुआ है, अप्लाइड ओवर अ पार्टिकल विच डिस्प्लेसेस इट फ्रॉम ओरिजिन टू दिस, तो ये फाइनल पोजीशन वेक्टर है और इनिशियल पोजीशन वेक्टर वो तो 0 रहेगा, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। इनिशियल पोजीशन वेक्टर तो 0 ही होगा, 0i + 0j + 0k, क्योंकि ओरिजिन पर है पार्टिकल, तो यही हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर 2i - j कैप। ये हो गया डेल्टा आर। चाहिए क्या है आपको, वर्क डन, वर्क डन विल बी एफ डॉट डेल्टा आर वेक्टर, ऐसा भी लिखा होता है कहीं कहीं, तो बस करना तो वही है फिर से, 2 इंटू 5 यानी 10, फिर j का कोएफिशिएंट -1, यहाँ 3 यानी -3, और यहाँ k तो एब्सेंट है यानी ये हो गया 7, और आंसर किस में आएगा, वो आएगा जूल में। क्वेश्चन में बोला भी हुआ है वर्क डन ऑन द पार्टिकल इन जूल्स, बस गड़बड़ यहाँ हो सकती है, 7 या -7, तो ये है +7, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, a body of mass 6 kg is under a force which causes displacement in it given by s equals to t square by 4 meters, where t is time. The work done by the force in 2 seconds is, तो हमको दे रखा है s मतलब डिस्प्लेसमेंट एज फंक्शन ऑफ टाइम, s इक्वल्स टू टी स्क्वायर बाय 4। यदि हम इसे विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट कर दें
तो LHS में मिलेगा हमको ds अपॉन dt और इधर क्या होगा d dt t स्क्वायर बाय 4 यानी 1/4 बाहर d dt t स्क्वायर इज 2t। इसका मतलब ये आ गया t/2। इस इक्वेशन की भी हमको जरूरत होगी। अब क्या किया हमने, ds/dt को लिख लिया v, वेलोसिटी एज फंक्शन ऑफ टाइम हमको मिल गया। ये आ गई वेलोसिटी और इसे भी डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो एक्सेलरेशन मिलेगा और एक्सेलरेशन आ गया हाफ डी डी टी t/2 यानी हाफ। SI यूनिट्स में काम कर रहे हैं तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये एक्सेलरेशन कैसा है, कांस्टेंट, यानी उस बॉडी ने कांस्टेंट एक्सेलरेशन 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से 2 सेकेंड तक मूव किया। और ये मानते हुए कि फोर्स की ही डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ है, हम ये फॉर्मूला लगा देंगे W इज इक्वल टू FD cos थीटा। cos थीटा को ले लेंगे 1। फोर्स कितना होगा, फोर्स होगा मास इंटू एक्सेलरेशन, मतलब 6 kg और एक्सेलरेशन कितना है, हाफ। तो ये मैंने लिख दिया फोर्स इन न्यूटन। और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा ये कैसे फाइंड करेंगे, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए आप इक्वेशंस ऑफ काइनेमेटिक्स लगा सकते हैं। एक्सेलरेशन कांस्टेंट आया है तो S इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर लगाएंगे। u 0 ले लेंगे, हाफ, एक्सेलरेशन इज हाफ और टाइम कितना है 2 सेकेंड मतलब 4, यानी डिस्प्लेसमेंट आ गया 1 के बराबर, 1 मीटर। वो यहां सब्सटीट्यूट कर देंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर विल बी 3 जूल। ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो अच्छी प्रॉब्लम है, आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहे हैं, पार्टिकल मूव्स अंडर द इफेक्ट ऑफ अ फोर्स F इक्वल टू cx फ्रॉम x इक्वल टू 0 to x इक्वल टू x1, द वर्क डन इन द प्रोसेस इज। तो जब फोर्स कांस्टेंट होता है तब हमको ये फॉर्मूला लगा देना चाहिए, F.D, कांस्टेंट फोर्स का वर्क डन। और यदि फोर्स वेरिएबल है तो फिर 2 स्टेप में काम करना पड़ता है। 2 स्टेप्स में काम करेंगे। पहले निकालते हैं एलिमेंट्री वर्क डन। छोटे से डिस्प्लेसमेंट dr के लिए इस फोर्स को कांस्टेंट मान लेते हैं, तो ये निकलता है एलिमेंट्री वर्क डन। और फिर उसके बाद इसे इंटीग्रेट करके टोटल वर्क डन फाइंड आउट करते हैं। प्रॉपर लिमिट्स में dw को इंटीग्रेट करते हैं। अब यहां आप देख रहे हैं कि ये फोर्स कैसा फोर्स है, ये वेरिएबल फोर्स है। F इज इक्वल टू दे रखा है cx, c तो कांस्टेंट है, x क्या है, तो यह है पोजीशन, यानी पोजीशन डिपेंडेंट फोर्स है। यानी हमको ये मेथड लगानी पड़ेगी, पहले एलिमेंट्री वर्क डन और फिर प्रॉपर लिमिट्स के बीच उसे इंटीग्रेट करके टोटल वर्क डन निकालेंगे। तो पहले dw निकालें, dw कितना होगा, तो वो होगा फोर्स विच इज cx, फिर यहां क्या आएगा डॉट dx, x डायरेक्शन में ही डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है तो यहां आएगा dx, cx इंटू dx और यहां क्या आएगा cos 0। अब एग्जाम में ऐसा सब कुछ नहीं करना है, आपको सीधे क्या रख देना है, cx इंटू dx। और अब इसे इंटीग्रेट कर देंगे किन लिमिट्स के बीच में, फ्रॉम 0 टू x1। ऐसा काम हम करते हैं जब स्प्रिंग के लिए वर्क डन फाइंड आउट कर रहे होते हैं। स्प्रिंग को एलोंगेट या कंप्रेस करने में जो वर्क डन होता है वो इसी तरह निकलता है। ये एक्चुअली है वही फॉर्मूला, F इक्वल टू cx, हुक्स लॉ। तो यहां पर लिमिट्स क्या आएंगी, लिमिट्स आएंगी फ्रॉम 0 टू x1। इस तरह इसको सॉल्व करना है। तो बस ये c तो बाहर हो गया, इंटीग्रल x dx क्या होगा, x²/2 और लिमिट्स फ्रॉम 0 टू x1 है ना। तो ये 2 भी बाहर और x1 पुट करेंगे, 0 से तो 0 ही हो जाने वाला है, यानी यही हमारा आंसर है, हाफ c x1 स्क्वायर, हाफ c x1 स्क्वायर। ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो ये बात ध्यान रखें कि वर्क डन यदि निकालना है कांस्टेंट फोर्स का तो F.D सीधे, और यदि पोजीशन डिपेंडेंट या टाइम डिपेंडेंट फोर्स है तब फिर पहली स्टेप में एलिमेंट्री वर्क डन और फिर सेकेंड स्टेप में टोटल निकलेगा बाय इंटीग्रेटिंग dw बिटवीन प्रॉपर लिमिट्स। तो आगे अगला क्वेश्चन, अ स्प्रिंग 40 mm long stretched by the application of a force. If 10 Newton force required to stretch the spring through 1 millimeter,
देन वर्क डन इन स्ट्रेचिंग द स्प्रिंग थ्रू 40 mm is। इसके लिए आपको फॉर्मूला ही याद होगा, वर्क डन इन स्ट्रेचिंग अ स्प्रिंग वो होगा हाफ के एक्स स्क्वायर, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट इन स्ट्रेचिंग अ स्प्रिंग। और स्प्रिंग ने कितना काम किया होगा या स्प्रिंग फोर्स ने, ऐसा पूछा होता तो इसको माइनस साइन के साथ लिखते। ये आप जानते हैं हाफ के एक्स स्क्वायर। अब क्या के हमको मालूम है, के क्या होता है स्प्रिंग कांस्टेंट या फोर्स कांस्टेंट, या उसको स्प्रिंग फैक्टर भी कहते हैं। वो आएगा हुक्स लॉ से, एफ इक्वल्स टू के एक्स से। यहां से के फाइंड आउट कर लेंगे। क्या बोला है, 10 न्यूटन का फोर्स लगाने से वो कितना स्ट्रेच हो जाती है, बाय 1 mm मिलीमीटर, यानी ये होगा -3 मीटर। तब के कितना आएगा, क्या आएगा, इसको कहां ले जाना पड़ेगा, नीचे इधर आएगा डिनोमिनेटर में, ऊपर जाकर 10⁴ न्यूटन पर मीटर। ये आ गई के की वैल्यू और ये फॉर्मूला लगा देना है। अब इसमें हाफ के होता है स्प्रिंग कांस्टेंट जो हमने फाइंड आउट किया है 10⁴, और एक्स क्या होता है, एक्स होता है एलोंगेशन। इसमें एलोंगेशन कितना आया, 40 mm। इसकी फिक्र नहीं करनी है, 0 से 40 mm ये आया उसमें स्ट्रेच। तो बस इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देना है, पर वो मिलीमीटर में है तो उसका मीटर बना लेंगे और फिर इसकी स्क्वेयरिंग करेंगे। तो कितना है आएगा ये, हाफ 10⁴, इसको क्या लिख सकते हैं 16, 4 का स्क्वायर, और ये 10 इसे दे दिया तो ये -2 हुआ और उसका स्क्वेयरिंग होने पर -4 हो गया। तो ये तो कैंसिल, 16/2 यानी आएगा 8, और ये काम हम कर रहे हैं SI यूनिट्स में, तो आंसर हो गया 8 जूल। ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन करेंगे, पोजीशन डिपेंडेंट फोर्स दिख ही रहा है आपको कि F x पर डिपेंड कर रहा है, मतलब मोशन हो रही है अलोंग x एक्सिस, और ये फोर्स काम कर रहा है जो x के साथ वेरी कर रहा है। एक्ट्स ऑन अ स्मॉल बॉडी ऑफ मास 2 kg एंड डिस्प्लेसेस इट फ्रॉम 0 to 5 मीटर, द वर्क डन इन जूल्स इज। तो क्योंकि ये वेरिएबल फोर्स है तो हमको 2 स्टेप में काम करना पड़ेगा। पहले निकालते हैं dw, क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे फोर्स, तो 7 - 2x + 3x स्क्वायर ऐसा, और डिस्प्लेसमेंट मान लेंगे कि dx है, तो f dx और cos 0, ये फोर्स ये डिस्प्लेसमेंट, फोर्स डिस्प्लेसमेंट के बीच एंगल 0, तो ये आया एलिमेंट्री वर्क डन। अब टोटल वर्क डन के लिए इसे इंटीग्रेट करना है, इसको पार्ट्स में इंटीग्रेट कर लेंगे। पहले 7 dx माइनस इंटीग्रल 2x dx प्लस इंटीग्रल 3x स्क्वायर dx, ऐसे, और फिर लिमिट्स एक साथ भी उसे इंटीग्रेट कर सकते हैं, वो हमारी मर्जी है। 0 से 5 की लिमिट्स में सबको इंटीग्रेट करना है, 0 से 5। तो बस इधर तो ये 7 बाहर, इंटीग्रल dx इज x, फिर लिमिट्स डालेंगे तो 5 - 0 इज 5, यानी ये टोटल में हो गया 35, फिर ये माइनस साइन, ये 2 बाहर, अंदर क्या बचेगा x² / 2, फिर लिमिट्स डालेंगे तो 25/2 हो जाएगा। ये 2 की भी जय हिंद, है ना। अब ये +3 बाहर, क्या आएगा x³ / 3, 5 5 5, 3 बार गुणा करेंगे तो 125 आएगा अपॉन 3, ये 3 3 भी कैंसिल, तो ये हुआ 35, 35 माइनस 25 प्लस 125, तो कितना बचेगा, ये 100 पॉजिटिव में इन दोनों को ऐड करने पर, तो वो हो गया 135, 135, और आंसर आएगा जूल में। तो जब वेरिएबल फोर्स है तो 2 स्टेप में हमको काम करना पड़ता है। 135 जूल इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, फोर्स F = 10 + 0.5x, फिर से पोजीशन डिपेंडेंट फोर्स है, कहाँ एक्ट कर रहा है, x डायरेक्शन में, वेयर x इज इन मीटर्स। फाइंड द वर्क डन बाय दिस फोर्स ड्यूरिंग अ डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम 0 to 2। बिल्कुल वैसे ही सवाल है जैसा अभी किया था। अब आप एक स्टेप बचा सकते हैं, डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, W = इंटीग्रल, ये फोर्स ले लेते हैं 10 + 0.5x इंटू dx, उसकी चिंता नहीं करनी है कॉस थीटा की, थीटा तो 0 है, कॉस थीटा 1 है,
और लिमिट्स आएंगे 0 से 2। अब एक साथ भी आप लिमिट्स सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं चाहें तो, या अलग अलग सोचें। इंटीग्रल 10 dx, 10 बाहर, फिर क्या मिलेगा, dx का इंटीग्रल x, लिमिट्स डालेंगे 2 माइनस 0 इज 2, प्लस 0.5x, तो ये हाफ बाहर, इंटीग्रल x dx इज x स्क्वायर बाय 2, यानी यहाँ आएगा कितना, x स्क्वायर बाय 2, यानी 4 बाय 2। ऐसा हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल, यानी यहाँ 1 बचा, यहाँ 20, यानी टोटल में वो हो गया 21 जूल। तो जो आपके लिए कंफर्टेबल हो वैसा करना चाहिए। आंसर ए इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन करेंगे, ग्राफिकल क्वेश्चन है। वाई एक्सिस पर प्लॉट किया हुआ है फोर्स इन न्यूटन, और एक्स एक्सिस के अलोंग प्लॉटेड है डिस्प्लेसमेंट इन मीटर। फाइंड करना है हमको वर्क डन बाय द फोर्स इन मूविंग द ऑब्जेक्ट फ्रॉम x इक्वल्स टू 0 टू x इक्वल्स टू 6 मीटर। ये प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है, आपको पता होगा। फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व और डिस्प्लेसमेंट एक्सिस के बीच एनक्लोज्ड एरिया हमको बताता है वर्क डन, चाहे फोर्स कांस्टेंट हो या वो वेरिएबल हो। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं, ड्यूरिंग 0 टू 3 मीटर फोर्स कैसा है, कांस्टेंट एट 3 न्यूटन, और उसके बाद वो डिक्रीज होता हुआ फोर्स है। तो दोनों बार यही प्रॉपर्टी हमको यूज करनी है। द एरिया एनक्लोज बिटवीन फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ एंड डिस्प्लेसमेंट एक्सिस गिव्स वर्क डन। बस कभी कभी ये ग्राफ नीचे बना हुआ होगा, तब फोर्स नेगेटिव और डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा पॉजिटिव, यानी वर्क डन आएगा नेगेटिव। डायरेक्शंस ऑपोजिट हो जाएंगी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की। दूसरी बात, यहां पर या तो फोर्स प्लॉटेड होता है और या फिर एफ कॉस थीटा, मतलब हम मानते हैं कि फोर्स की ही डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इस स्क्वायर का एरिया कितना होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, 3 इंटू 3 मतलब 9 पॉजिटिव। और ये ट्रायंगल है, इसका कितना होगा एरिया, एरिया 2, वो कितना होगा हाफ बेस, बेस इज 3 इंटू हाइट इज ऑल्सो 3। ये टोटल में 4.5 हुआ, ये 9 हुआ, 9 और 4 13, 13.5 इज द आंसर। तो आसान क्वेश्चन है, ये प्रॉपर्टी ध्यान रखना पड़ेगी। अगला क्वेश्चन, a particle of mass m moves with velocity v equals to a root x, where a is a constant. Find the total work done by all the forces during a displacement from x equals to 0 to x equals to d. तो क्वेश्चन है वर्क एनर्जी थ्योरम का। आपको पता होगा वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। हमसे पूछा हुआ है वर्क डन, काइनेटिक एनर्जी कैसे आएगी, तो हाफ एम डेल्टा वी स्क्वायर, मतलब स्पीड में चेंज का स्क्वायर। तो इसको क्या लिख सकते हैं आप, इसको चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं, हाफ एम वी फाइनल स्क्वायर माइनस वी इनिशियल स्क्वायर। तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। हाफ मास तो है ही एम, फाइनल स्पीड कितनी होगी, तो ये क्या है, ये है स्पीड एज फंक्शन ऑफ एक्स। और कहां से कहां तक उसने मूव किया है, फ्रॉम 0 टू डी। तो एक्स 0 डालने से इनिशियल स्पीड तो 0 होगी, फाइनल कितनी हो जाएगी, ए अंडर रूट डी के बराबर। इनकी स्क्वेयरिंग करनी है, ये फाइनल, इसका स्क्वायर होगा ए स्क्वायर डी, और ये तो 0 होगा। बस ये आंसर आ गया, कितना आ गया, हाफ एम ए स्क्वायर डी। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, वर्क एनर्जी थ्योरम पर बेस्ड। अगला क्वेश्चन, figure shows fx graph where f is the force applied and x is the distance covered by the body along a straight line path, given that f is in newton and x in meter, what is the work done। तो बस इन डब्बों के एरियाज आपको निकालने हैं, ये पॉजिटिव साइन के साथ, ये पॉजिटिव साइन के साथ। क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, फोर्स भी पॉजिटिव इसमें भी, और इस डब्बे का एरिया नेगेटिव साइन के साथ लेना पड़ेगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव पर फोर्स है नेगेटिव। तो अलग अलग निकाल लें, वैसे ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे सिमेट्री की वजह से। सिर्फ इस बॉक्स का एरिया हमको निकालना है, वो कितना होगा, ये है 1, ये है 10, यानी 10 जूल मस्ट बी द आंसर। इसको आप छोड़ भी सकते हैं, सिमेट्री की वजह से प्लस में उतना ही आएगा जितना ये माइनस साइन के साथ आएगा। तो एक किसी डब्बे का एरिया ही
आंसर है 10 जूल इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, द रिलेशनशिप बिटवीन फोर्स एंड पोजीशन शोन इन द फिगर गिवन इन वन डायमेंशन केस। इसमें बोल दिया गया है कि जिधर फोर्स उधर ही डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट है सेंटीमीटर में, फोर्स है डाइन में, यानी आंसर आएगा अर्ग में। हमको चाहिए वर्क डन 1 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर, मतलब ये एरिया निकालना होगा, फिर ये एरिया निकालना होगा, ये एरिया निकालना होगा 3, और ये एरिया 4। उसमें से ये 3 डब्बों के एरिया प्लस प्लस साइन के साथ और इसका माइनस साइन के साथ। बस कैलकुलेशन है थोड़ा सा। ये कितना होगा, यह है 1, यह है 10 यानी प्लस 10। ये कितना होगा, यह है 20, यह है 1 यानी प्लस 20, और ये भी प्लस 1 और 10 यानी 10, और फिर माइनस साइन के साथ ये कितना है, ये 20 और ये 1 यानी माइनस 20। ये 20 20 कैंसिल, 10 और 10 मिलकर 20 हुआ, यानी 20 अर्ग इज द आंसर। अगला क्वेश्चन, adjacent figure shows the force displacement graph of a moving body. The work done in displacing body from 0 to 35 is equal to, बस यहां तक जाना है हमको 35 तक, ठीक है। यह है मीटर में, यह है न्यूटन में, आंसर जूल में ही आना चाहिए। तो इसमें से क्लियरली ये तो ट्रायंगल है, फिर ये एरिया 2 इज रेक्टेंगल एंड एरिया 3 इज ट्रेपीजियम, और तीनों कैसे होंगे, पॉजिटिव साइन के साथ में होंगे। बस तीनों को ऐड कर लेना। इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, हाफ बेस, बेस इज 10, हाइट इज 10, 100 कर देते हैं ये प्लस साइन के साथ। फिर ये आएगा रेक्टेंगल 30 और ये 10 यानी 20 इंटू 10 प्लस। अब ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है, याद दिलाता हूं मैं आपको, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, मतलब 5 प्लस 10 यानी 15 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम दैट इज 5, और इन सबको जोड़ना पड़ेगा। ये 50, ये 200, तो जैसे आप कैलकुलेशन कर रहे होंगे तो 50 200 को तो छोड़ ही सकते हैं, 25 भी नहीं होगा, आंसर यही होगा 287.5 प्लस 37.5, क्योंकि ये होगा 75 का आधा, यानी ये होगा आंसर। तो अब मेरे ख्याल से आ गया है वो 287.5 जूल इज द आंसर। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन करेंगे, क्या बोल रहे हैं, इफ द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इंक्रीजेज बाय 20%, द परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू। तो परसेंटेज चेंज के इस तरह के सवाल हर चैप्टर में पूछे जाते हैं। उसको करने का एक तरीका है, वो मैं आपको समझाता हूं। यहाँ पर स्टेप्स क्या हमको अपनानी चाहिए। हिट एंड ट्रायल करने से अच्छा है कि आप स्टेप्स में काम करें, जल्दी आंसर आ जाता है। स्टेप 1 ये कि हमसे पूछा क्या है, पहले वो देखें। परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, तो इस तरह की एक इक्वेशन बना के अपने पास रख लें, K2/K1 -1 इंटू 100%, ये हमको फाइंड आउट करना है। इसको कहते हैं परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यह फाइनल, यह है इनिशियल, फाइनल अपॉन इनिशियल -1 इंटू 100, ये हमको चाहिए है। ये सबसे पहले थॉट आना चाहिए। फिर स्टेप 2 में उन दो क्वांटिटीज के बीच रिलेशनशिप का पता करेंगे। किन दो क्वांटिटीज की यहाँ बात हुई है, मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी की। तो आप जानते होंगे कि काइनेटिक एनर्जी K होती है p²/2m। मास कांस्टेंट है, इसका मतलब K और p² ये हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और इसे देखकर ये लिखने की कोशिश करें, ये स्टेप 2। तो क्या लिखेंगे, K2/K1 इक्वल्स टू P2/P1 स्क्वायर्ड। हमें चेंज इसमें बताया है, इसमें पूछा हुआ है, तो P1 को 100 मान लेंगे, और फिर क्वेश्चन में देखा हमने कि इंक्रीजेस बाय 20%, मतलब इनिशियल मोमेंटम यदि 100 मान लें तो फाइनल 120 है। ऐसा हो जाएगा 12 स्क्वायर इज 144, एक जीरो तो खत्म है, 12 स्क्वायर इज 144 अपॉन 100, इसका मतलब 1.44। जब ये आ जाएगा आपके पास K2/K1 का वैल्यू, तो वापस
स्टेप 1 में जाकर यहाँ बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना, आपका आंसर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, K2/K1 इज 1.44 माइनस 1, यानी कितना होगा 0.44 टाइम्स 100, यानी वो हो जाएगा 44%। और ये आया पॉजिटिव, यानी इंक्रीज, खुद ही क्वेश्चन में बोला हुआ इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, एंड सो आंसर इज 44। तो इंपॉर्टेंट सवाल है, हर तरह के एग्जाम में पूछा जाता है, और इसको करने का ये मेथड यदि अपनाएंगे तो गलती नहीं होगी। अभी तो मैं आपको समझा रहा था इसलिए टाइम लग रहा था, हैबिट में आपके होगा तो बहुत जल्दी आंसर आ जाता है। इसी तरह का क्वेश्चन और करेंगे अभी हम। अ बॉडी ऑफ मास 0.8 kg has initial velocity 3i cap minus 4j meter per second and final velocity minus 6 plus 2k meter per second. Find the change in kinetic energy of the body. तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। काइनेटिक एनर्जी आप जानते हैं k इज इक्वल टू, ये होता है हाफ m v स्क्वायर, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बोला है मतलब हाफ m तो कांस्टेंट है इस केस में, यहां पर आएगा डेल्टा v स्क्वायर। मतलब हमको करना क्या पड़ेगा, फाइनल स्पीड स्क्वायर माइनस इनिशियल स्पीड स्क्वायर करना पड़ेगा। तो हाफ मास कितना है, मास है 0.8, और फिर यहाँ आएगा फाइनल स्पीड स्क्वायर। फाइनल स्पीड कितनी होगी, तो फाइनल वेलोसिटी है, तो इसका मॉडुलस निकाल लेते हैं, √36 + 4 यानी √40, इसका भी स्क्वायर यानी 40 हो जाएगा, माइनस इनिशियल क्या दी हुई है, ये है इनिशियल, तो ये तो आपको रटा होगा, ये सीधे 5 है, क्योंकि √25 आएगा, √25 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, ये 15 हुआ, ये 0.4 हुआ, 0.4 इंटू 15, तो कितना आ गया, ये 6 जूल इज द आंसर। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, हमसे पूछा था चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी, है ना। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, 5 kg बॉल व्हेन फॉल्स थ्रू अ हाइट of 20 meter acquires a speed of 10 meter per second. Find work done by the air resistance. 5 kg की एक बॉल है, 5 kg की एक बॉल, मोशन अंडर ग्रेविटी की बात हो रही है। तो 5 kg की एक बॉल को गिराया गया थ्रू अ हाइट ऑफ 20 मीटर, अक्वायर्स अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। जब वो यहां पहुंचती है कितना चलकर, 20 मीटर, यहां से तो उसे गिराया है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, 0, और जब वो यहां पहुंचती है तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, वो हो गई है 10 मीटर पर सेकेंड, ऐसा बताया हुआ है। अब पूछा क्या है, वर्क डन बाय द एयर रेजिस्टेंस। अब इस बॉल पर फोर्सेस कौन कौन से लग रहे होंगे, ऐसा सोचे, एम मास की बॉल है यदि, तो नीचे एक फोर्स आ रहा होगा mg, और डाउनवर्ड्स जब उसकी मोशन हो रही है तो एयर रेजिस्टेंस ऊपर आ रहा होगा, इसको मैं लिख देता हूं FV या FR, जो लिखना चाहें। हमको इसी का वर्क डन पूछा हुआ है कि इसने कितना वर्क किया। तो ये जब बॉल यहां से यहां आती है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज हो गई, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होता है वर्क डन। ये आप जानते हैं ये थ्योरम क्या कहलाती है, वर्क एनर्जी थ्योरम। इसको ऐसे याद रखते हैं, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, मतलब कंजर्वेटिव हो या नॉन कंजर्वेटिव, इंटरनल हो या एक्सटर्नल, सिस्टम पर सबका वर्क डन फाइंड आउट कर लेते हैं, प्लस माइनस साइन के साथ ऐड करके उसे किसके बराबर रख देते हैं, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। वही काम हमको यहाँ करना है। अब यहाँ वर्क डन बाय ग्रेविटी, mg ने कितना काम किया और इसने कितना काम किया, ये जो फोर्स लग रहा है ऊपर, एयर रेजिस्टेंस मतलब विस्कस फोर्स लग रहा है जो, उसने कितना काम किया, उन दोनों का सम होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर, हाफ m v स्क्वायर मतलब 10 स्क्वायर मतलब 100, u तो 0 है, और मास दे रखा है 5 kg, यानी ये कितना हुआ 2.5 इंटू 100, 2.5 इंटू 100 मतलब ये हो गया 250। इस तरफ का RHS सॉल्व हो गया। और ग्रेविटी ने कितना काम किया, तो mg कितना होगा 5 इंटू जी 10 50, और इसी डायरेक्शन में 20 मीटर डिस्प्लेसमेंट हुआ है, यानी ये कितना होगा, ये होगा 50 इंटू 20,
mgh प्लस wv, तो ये कितना हुआ 1000, इसको उधर ले जाएंगे 250 माइनस 1000, इसका मतलब ये हुआ -750 जूल। तो वर्क डन कभी माइनस आए तो घबराना नहीं चाहिए, वर्क डन में भी पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी हो सकता है, आंसर -750 जूल होगा। तो ये हमने वर्क एनर्जी थ्योरम, एक्चुअली वो है वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम, उस पर बेस्ड ये क्वेश्चन किया। अगला क्वेश्चन करेंगे, क्या बोल रहे हैं, द वेरिएशन ऑफ फोर्स अप्लाइड टू अ पार्टिकल एंड द डिस्टेंस मूव्ड अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज शोन इन ग्राफ बिलो। यह डिस्टेंस इन मीटर्स, यह है फोर्स इन न्यूटन्स। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर इज। तो ये भी वर्क एनर्जी थ्योरम से ही सॉल्व होगा। वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब ही फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। हमको चाहिए क्या है, हमको चाहिए है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर, 0 से 3 तक उसने चला है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 रिगार्ड कर लेंगे। हमको चाहिए ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी, तो वर्क डन फाइंड करें, और वर्क डन के लिए इसका एरिया, इस बॉक्स का और इस ट्रेपीजियम का एरिया दोनों पॉजिटिव होंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, हमको आंसर मिल जाएगा। तो कितना होगा इस डब्बे का एरिया, यह है 2 मीटर, यह है 1 न्यूटन, 2 इंटू 1 यानी ये हो गया 2 जूल, प्लस इस ट्रेपीजियम का एरिया हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, मतलब 1 और 1.5 यानी 2.5 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम दैट इज 1, तो ये हो गया 2 प्लस 1.25, कितना हो गया ये 3.25 जूल। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो गया, मतलब दो प्रॉपर्टीज यहाँ काम आ रही हैं, एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ एंड डिस्प्लेसमेंट एक्सिस या डिस्टेंस एक्सिस गिव्स वर्क डन और वर्क एनर्जी थ्योरम, यानी आंसर इज 3.25 जूल। अगला क्वेश्चन, अ बॉक्स ऑफ मास 10 kg, ये वो बॉक्स 10 kg मास का, इसका मास दे रखा है 10 kg, is projected up an inclined plane from its foot with a speed of 20 meter per second as shown in the figure. The coefficient of friction mu between the box and the plane is 0.5. यह है 0.5 coefficient of friction. Find the distance traveled by the box on the plane before it stops for the first time. तो फोर्सेस देखें कौन कौन सा एक्ट कर रहे हैं इसके ऊपर, इसको हम सॉल्व करेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम से। वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, उसके पास इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ उसका मास इनटू स्पीड स्क्वायर, और फाइनल हो जाएगी 0। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकाल लेते हैं पहले। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कैसे आएगी, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल 0 और इनिशियल हाफ उसका अपना मास कितना है 10 और स्पीड है 20, 20 स्क्वायर इज 400 यानी आ गई -2000 जूल। ये है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये पहला काम। अब वर्क डन फाइंड आउट करेंगे, और वर्क डन के लिए फोर्सेस देखेंगे, फोर्सेस कौन कौन सा एक्ट कर रहे होंगे इसके ऊपर, एक होगा mg, दूसरा होगा नॉर्मल रिएक्शन, ऐसा हम पहले भी कर चुके हैं। हम जानते हैं कि डाउनवर्ड्स फोर्स आएगा ड्यू टू ग्रेविटी mg साइन थीटा, वो होगा mg साइन थीटा, और जब ये ऊपर मूव कर रहा होगा तब नीचे आएगा फ्रिक्शनल फोर्स म्यू n के बराबर, या उसको लिख सकते हैं म्यू mg cos थीटा, और थीटा है 37, m है 10, g 10 ले लेंगे, म्यू भी गिवन है, सब कुछ गिवन है, तो डाउनवर्ड्स फोर्स निकल आएगा। मान लो कि वो x डिस्टेंस ट्रेवल करके रुक जाता है, ये हमने मान लिया डिस्प्लेसमेंट उसका हुआ x, तब ये फोर्स डाउनवर्ड्स डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड, दोनों के मैग्नीट्यूड्स लेंगे, एंगल लेंगे 180, और इस तरह फाइंड आउट करेंगे वर्क डन। तो पहले इसको फाइंड कर लेते हैं, तो थीटा है 37, तो हमको इस ट्रायंगल की जरूरत पड़ेगी, ये बार बार हम यूज करते हैं, ये यदि 5 है, ये 3 है, ये 4 है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट, तब ये एंगल होता है 53, ये एंगल होता है 37, तो यहां से हमको साइन 37 कॉस 37 की वैल्यूज मिल जाएंगी। m
जी कॉमन ले लेते हैं, m is 10, g is also 10, ये तो हो गया कॉमन। साइन 37 कितना होगा, तो ये होगा 3/5, तो यहाँ रख लिया 3/5। फिर म्यू की वैल्यू, म्यू इज 0.5 यानी हाफ। फिर cos 37 दैट इज 4/5, 4/5। अब इसमें से 5 कॉमन करके बाहर कर देते हैं, तो 100 बाय कितना होगा, 100 बाय 25, यानी ये हो गया 4 के बराबर, ये हो गया 4 के बराबर। और इधर क्या करें, 2 से इसको कैंसिल करके ये 5 बन जाएगा, यानी इन टोटल कितना है ये 20। फिर से चेक कर लेते हैं, mg मास इज 10 kg, g इज टेकन टू बी 10, तो ये हुआ। और उसके बाद साइन थीटा, साइन 37 इज 3/5 प्लस म्यू इज हाफ, कॉस थीटा इज 4/5। डिनोमिनेटर में से 5 बाहर किया, 100/5, 100/5, 100/5, तो यहाँ गलती की है मैंने, ये होगा 20 के बराबर, ये होगा 20 के बराबर, ठीक है ना। और ये हो गया 100, ठीक है। तो 100 न्यूटन का डाउनवर्ड्स फोर्स लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट मान लिया x है, तो वर्क डन कितना होगा, वर्क डन कितना होगा, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड मतलब 100, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड मतलब x मान लिया हमने उसे अपवर्ड, इनटू cos 180, cos 180 इज -1, यानी हुआ -100x। और बस वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दी, इक्वेट करना इन दोनों को, तो वर्क डन इज -100x एंड चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज 2000 जूल, ठीक है। तो ये 2 जीरोस कैंसिल, ये 20 मीटर आ जाएगा आंसर, माइनस भी एडजस्ट हो गया, तो x हो जाएगा 20 मीटर के बराबर, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्या बोल रहे हैं, बॉडी ऑफ मास m इज मूविंग in a circle of radius r with a constant speed v. The force on the body is mv square by r and is directed towards the center. What is the work done by this force in moving the body over half the circumference of the circle? तो चाहे वो हाफ रिवॉल्यूशन करे या कंप्लीट, वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑलवेज जीरो। ये प्रॉपर्टी ही है। क्यों है ऐसा, क्योंकि हम जानते हैं ये होती है वेलोसिटी की डायरेक्शन और ये होता है फोर्स। तो फोर्स और वेलोसिटी क्योंकि हमेशा परपेंडिकुलर है, इन अदर वर्ड्स फोर्स और डिस्प्लेसमेंट हमेशा किस एंगल पर है, 90। तो एफ डी कॉस थीटा से सोचें तो एलिमेंट्री वर्क डन भी जीरो होगा और टोटल वर्क डन भी जीरो होगा, चाहे हाफ रिवॉल्यूशन हो या कंप्लीट रिवॉल्यूशन हो। तो गलती से ये ना लगा दें, इसका आंसर हमेशा ही जीरो रहेगा एज अ प्रॉपर्टी, इसको याद रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन करेंगे, if the linear momentum of the body is increased by 50%, the kinetic energy will be increased by। तो ऐसे ही क्वेश्चन अभी हमने किया था, मैंने आपसे कहा था कि स्टेप 1 में ये लिख लो पहले, किसमें चेंज पूछा है, काइनेटिक एनर्जी, तो K2/K1 -1 × 100%, ये पहली स्टेप। फिर वो रिलेशन याद आ जाए कि K प्रोपोर्शनल टू P स्क्वायर होता है, और इसलिए K2/K1 क्या होगा, वो होगा P2/P1 होल स्क्वायर। P1 को 100 मान लें, 50% इंक्रीज आया है लीनियर मोमेंटम में, तो 150 हो जाएगा, इसका स्क्वायर यानी 3/2 स्क्वायर, मतलब 9/4 इज टू बी यूज्ड हियर। 9/4 -1 यानी हो जाएगा 5/4 × 100, और परसेंटेज का साइन, ये 25 बार कैंसिल होगा तो 125 आपका आंसर आ जाएगा। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बार बार पूछा जाता है और हम हमेशा कुछ ट्रिक विक लगाने की कोशिश करते हैं, तो वो ना लगाकर आप मेथड से करेंगे तो भी वो इजीली सॉल्व हो जाता है। और इसी में एक क्वेश्चन और बनता है, आपको पता होगा कि जब परसेंटेज चेंजेस छोटे छोटे होते हैं तब फिर हम अप्रॉक्सीमेशन से उसको निकालते हैं, वो भी आप जानते ही हैं, आपने पढ़ा ही हुआ है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपको बताएं कि ऐसा कहते हैं कि बाय सम मिरेकल आर्च रेडियस इज डिक्रीज बाई 0.5%, डिक्रीज बाई 0.5%। ये क्वेश्चन आपको मिलेगा जब आप ग्रेविटेशन पढ़ेंगे, तब किसी मिरेकल से अर्थ की रेडियस 0.5% कम हो गई, हमसे पूछा है व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन जी, जी में कितना परसेंटेज चेंज आएगा।
तो पहले जी और रेडियस के बीच रिलेशन देखें हम क्या होता है। तो आप जानते हैं स्मॉल जी इज जी एम अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। इसे देखकर आप ऐसा लिख लेंगे, ठीक है। और फिर तरीका तो यह है कि लॉग लेके डिफरेंशिएट करना है, पर एग्जाम में इतना नहीं सोचना है, सीधे ऐसे लिख लेना है आपको, डेल्टा जी बाई जी ये पूछा है, यहां पर ये हटाकर प्रोपोर्शनैलिटी इधर लिख लेंगे आप, इज इक्वल टू, फिर -2 इधर लाकर डेल्टा आर बाय आर करेंगे, दोनों तरफ 100 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये हो गया परसेंटेज चेंज इन रेडियस, और ये हो गया परसेंटेज चेंज इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये -2, और ये कितना होता है, ये कितना दिया है हमको, हाफ डिक्रीज दिया है, तो माइनस साइन के साथ इसे पुट करेंगे, तो आ जाएगा +1%, यानी इसका आंसर +1% होगा। सिर्फ आपको याद दिलाने के लिए बताया, इस तरह के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं।